वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोलॉजी वाले सेक्शंस का। सीएसआईआर के यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं और ये काफ़ी स्कोरेज वाला यूनिट भी माना जाता है, राइट। तो बाकी यूनिट्स तो आप पढ़ ही रहे हैं, लाइक एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बट उसके अलावा भी ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पे आप कम से कम टाइम दे करके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को बना सकते हैं, राइट। सो जैसा कि अभी प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को मैंने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ पढ़ाया, उसके पहले आप लोगों को दैट इज़ एवोल्यूशन पढ़ाया। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी को लेकर के, जो कि काफ़ी ईजी टॉपिक माना जाता है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं जो कि पार्ट सी और पार्ट बी दोनों में ही प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप सी एस आई आर की तैयारी कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो एम एस बायोलॉजी की तरफ से सी एस आई आर का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। आप उस चैनल पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके उस टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। देखते हैं कि आपकी इकोलॉजी का क्या क्या सेक्शन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देखेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी का मीन क्या होता है और इसके टर्म्स को किसने दिया था, ये कई कई बार आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लिटरली जो इकोलॉजी है उसका मतलब होता है कि एक इंटरेक्शन। सपोज कीजिए कि ये पूरा आपका इन्वायरमेंट है, मतलब आपका ये पूरा स्पेयर है जहाँ पे आपके क्या है, लिविंग बींग्स पाए जा रहे हैं। तो लिविंग बींग्स का और आपस में एज वेल एज ये जो फिजिकल नॉन लिविंग सिस्टम मीन्स इन्वायरमेंट है, इनके इंटरेक्शंस को हम बेसिकली इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इकोलॉजी मीन्स व्हाट, दैट इज द इंटरेक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में जो इंटरेक्शंस है, जो रिलेशन है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं दैट इज़ द इकोलॉजी। और इस टर्म को क्वाइन किया था अर्स्ट हैकल ने, जिसके लिए क्रेज आता है इनको ये देने के लिए। तो कभी कई कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि इकोलॉजी टर्म्स वाज क्वाइंड बाई या किसके द्वारा दिया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, अर्स्ट हकिल ने दिया था इसको। और डेफिनेशंस अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में और उनका उनके इन्वायरमेंट के साथ में जो रिलेशन है, उसको बेसिकली आप इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को टर्म जो दिया था वो टेंसले साहब ने दिया था और ये बड़ा फेमस रहा है इनका नाम। और आप लोगों से कई कई बार एग्जाम में सवाल ये पूछे भी जाते हैं कि इकोसिस्टम का टर्म्स कितने दिया था। तो इकोसिस्टम का मतलब क्या हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट, कि इकोसिस्टम एक ऐसा पार्ट है पूरे बायोस्फीयर का कि पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, रह रहा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट काइंड्स के लिविंग सिस्टम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो और उनका वो फिजिकल इन्वायरमेंट आपस में मिला करके इकोसिस्टम बनाता है। तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो सकते हैं या होते हैं, जिसमें कि एक आपका लिविंग पार्ट होगा मीन्स ऑर्गेनिज्म होंगे, दूसरा आपका नॉन लिविंग होगा जो कि उनका फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, राइट। सो फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नेचर, ये एक नेचर का फंक्शनल यूनिट है वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट अमंग दमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एज वेल एज जो उनका सराउंडिंग का एरिया होता है फिजिकल का इन्वायरमेंट, उसके साथ में इंट्रैक्शंस होते हैं। तो उस प्लेस को या उस पार्ट ऑफ इकोलॉजी को या पार्ट ऑफ इकोसिस्टम बायोस्फीयर को आप इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और आपस में उनका इंटरेक्शंस होता है, एज वेल एज फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में भी इंटरेक्शंस होता है। सो ऑल इकोसिस्टम और ओपन सिस्टम, बेसिकली ये कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि इकोसिस्टम कैसा टाइप का सिस्टम होता है, तो आप बताते हैं ओपन टाइप का सिस्टम। ओपन टाइप सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज आपका यह क्या है वो हो सकता है। मतलब यहाँ से इकोसिस्टम से मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, मीन्स तो इन एंड आउट हो सकता है। सपोज कीजिए अगर आपका ये इकोसिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है, तो यहाँ से आपकी एनर्जी भी अंदर जा सकती है, एनर्जी यहाँ से बाहर भी आ सकती है, मैटर भी आपका यहाँ से यहाँ जा सकता है और यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो जब कभी भी किसी सिस्टम में उसके सराउंडिंग से एनर्जी एज वेल एज मटेरियल मैटर का अगर एक्सचेंज होना शुरू हो जाए, मीन्स एक्सचेंज हो, तो ऐसे टाइप के सिस्टम को आप ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इकोसिस्टम बेसिकली एग्जांपल किसका, दैट इज द ओपन टाइप ऑफ सिस्टम का। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज। इकोसिस्टम का कोई साइज फिक्स नहीं होता है, ये छोटा भी हो सकता है, मीन्स बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से डिपेंड करेगा कि वो कौन से काइंड के ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम है, राइट। जैसे कि टेरेस्ट्रियल है या फिर आपका
एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल में आपका कौन से ऑर्गेनिज्म का है, टाइप क्या है ऑर्गेनिज्म का। तो जो पॉपुलेशंस वहाँ पे रिसाइड कर रही है, जो पॉपुलेशंस वहाँ पे रह रही है, उनके पॉपुलेशंस के साइज़ और पॉपुलेशंस के टाइप के बेसिस पे डिपेंड करेगा इकोसिस्टम का साइज़ भी। इकोसिस्टम का साइज़ वेरी होता है, मीन्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम ब्रॉडली क्लासिफाइड में 2 ग्रुप। इकोसिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला दैट इज़ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि लैंड वाले इकोसिस्टम्स होते हैं। सो आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या क्या हैं, तो देखिए फॉरेस्ट जो है वो भी आपका एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ग्रास लैंड, इसके बाद डेजर्ट, ये सब के सब आपके किसके एग्जांपल हैं, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जहाँ पे सॉलिड हो, मीन्स अर्थ हो, अर्थ के सराउंडिंग, मतलब अर्थ का जो एरिया है उसको आप बोलते हैं दैट इज द टेरेस्ट्रियल। एंड एक्वेटिक का मतलब होता है जो वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, सीरीज हो गए, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, दैट इज द इक्वाटिक इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली इस बेसिस पे किया गया कि जो भी आपके टाइप्स हैं, मीन्स स्टेट हैं या ऑर्गेनिम्स के पाए जाने का, पानी में पाया जा रहे हैं या विदाउट वाटर के पाए जा रहे हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया और बताया गया कि इक्वाटिक सिस्टम हो सकता है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक आप उसे तब बोलते हैं जब बेसिकली वो वाटर बॉडीज़ के रिगार्डिंग में हो, और टेरेस्ट्रियल आप उसे तब बोलते हैं जब वो क्या हो, लैंड पे डिपेंडेंट हो। एग्जाम्पल्स आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या इकोसिस्टम के क्या क्या पार्ट हैं, राइट। तो पार्ट के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाँ क्या क्या पार्ट इसके हो सकते हैं। ओके, सो इकोसिस्टम बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट से और अबायोटिक कंपोनेंट से। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग सिस्टम का, जो कि जितने भी आपके लिविंग सिस्टम या लिविंग पार्ट पाए जाते हैं उनको हम बेसिकली बोलते हैं दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट। और जबकि जितने भी आपके नॉन लिविंग वाले कंपोनेंट होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द अबायोटिक कंपोनेंट। तो नॉन लिविंग में आपका क्या क्या आ जाएगा, लाइक एज आपका आ जाएगा, सॉयल आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, राइट, एयर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और लिविंग में क्या क्या आ जाएंगे आपके, माइक्रोब्स आ जाएगा, प्लांट आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, ये सारे। तो दोनों कंपोनेंट से मिलकर के आपका बनता है दैट इज द इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट आपके क्या क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो लिविंग पार्ट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और ऑर्गेनिजम्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर कैटेगराइज एज, एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो डिफरेंट काइंड के आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया है। तो नंबर पहला है दैट इज द प्रोड्यूसर, या उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं या ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। इकोसिस्टम में पाए जाने वाले इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो दे आर द सोल फूड फार्मर ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपके जो भी होंगे इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स वो हमेशा प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स इनके पास एबिलिटी होती है फूड को प्रिपेयर करने की, एज वेल एज ये ही अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं पूरे बाकी के जो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कौन कौन से वो एग्जांपल्स हैं जो कि इस ऑटोट्रॉप या ट्रांसड्यूसर्स या प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ग्रीन प्लांट जिनके पास एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने का, ग्रीन प्लांट है, येलो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन रेड एल्गा है, फिर एल्गल प्रोटिस्टा है, फिर साइनोबैक्टीरिया है, फिर ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया है। ये सब एग्जांपल किसके हैं, प्रोड्यूसर्स के। और ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि फूड को प्रिपेयर करेंगे और बाकी लोगों के लिए क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ भी बोला जाता है, समटाइम्स इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोले जाते हैं। दूसरा है दैट इज द कंज्यूमर, और कंज्यूमर में आप इनका जो नेचर होगा क्या होगा, दैट इज हेटेरोट्रॉप होगा। दैट मीन्स इनके पास अपना फूड को प्रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होगी, ये अपने फूड के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो एनिमल्स विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर।
तो कंज़्यूमर की अलग-अलग कैटेगरी है, नंबर पहला है प्राइमरी कंज़्यूमर्स, तो प्राइमरी कंज़्यूमर्स को बेसिकली हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि अपने फूड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करें, प्लांट के पार्ट को प्लांट या डेरिवेटिव्स पार्ट को क्या करें कंज़्यूम करते हैं फॉर देयर फूड पर्पज़, फॉर देयर एनर्जी सोर्सेज़, तो उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं और हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज़्यूमर के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रोटोज़ोआ प्रोटिस्टा जो होंगे वो भी प्लांट के डिराइव्ड पार्ट को खाते हैं, मोलस्कस जो होते हैं वो भी खाते हैं, मॉस्किटो लार्वा जो होता है वो भी, टैडपोल, टॉर्टोइज, ग्रासहॉपर, कैटरपिलर, बीटल्स, रैबिट्स, स्क्वेरल, रैट, कैटल, गोट, शीप एंड डियर, ये सभी एग्जांपल किसके हैं, दैट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर के, मतलब ये सभी हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स ये खाने के लिए अपने हमेशा प्लांट के पार्ट या प्लांट के डेरिवेटिव्स पार्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आप कार्निवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर्स का मतलब ये होता है जो कि एनिमल बेस्ड मटेरियल को खाते हैं, मतलब कि वो हमेशा क्या होंगे, मांसाहारी से आप बोल सकते हैं होते हैं। तो एनिमल के डिराइव्ड मटेरियल को खाते हैं, तो इसमें एग्जांपल किसका है, हाइड्रा का है, फ्रॉग का है, सम फिशेस हैं, टोड है, स्पाइडर है, सेंटीपीड्स है, स्नेक है, इंसेक्टिवर्स, बर्ड्स हैं, ये सब एग्जांपल किसके हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के, कार्निवोर्स के। सो टर्सरी कंज्यूमर्स को अब बेसिकली सेकेंडरी कार्निवोर्स बोला जाता है, मतलब कि ये भी खाते एनिमल्स को ही हैं, लेकिन बड़े वाले मटेरियल को खाते हैं। मतलब ये जो अभी आपको यहाँ पे ये प्राइमरी जो कार्निवोर्स है, इनको खाने वाले को आप बोलते हैं दैट इज़ द टर्सरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो लार्ज फिशेज़ जो होती हैं इन सारे छोटे-छोटे चीज़ों को क्या करती हैं, खा जाती हैं। तो उनको हम टर्सरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। टॉप कार्निवोर्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज़्म जो कि जिनको कि कोई दूसरा ना खा पाए, राइट? द कार्निवोर्स व्हिच आर नॉट ईटन बाय अदर्स, ऐसे कार्निवोर्स जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज़्म के द्वारा खाए ना जा सकें, उनको कोई खा ना सके, उसे आप दैट इज़ द टॉप कार्निवोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे टाइगर एंड लायन, ये सब क्या हैं, ऐसे हैं जो कि सबसे टॉप पर होते हैं। इनको ये सबको खा सकते हैं, मतलब ये खा लेते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं खा पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। इनका काम होता है कि जो भी डेड डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके, ब्रेकआउट करके फूड को लेते हैं और उसे फिर से रिसाइकिल करने में क्या करते हैं, इनका काम नेचर को क्लीन करने का भी होता है। तो ये नेचर क्लीनर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिससे मोस्ट प्रोबेबली क्या बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। फंगस और बैक्टीरिया जो भी डेड मटेरियल्स होते हैं, कहीं पे भी आपका डॉग, कुत्ता, गाय, भैंस जो मर जाती है, तो धीरे-धीरे आप देखते हैं कि वहाँ पे वो पूरा का पूरा डिकम्पोज़ हो जाता है और सारी चीज़ें वहाँ से क्या होती हैं, धीरे-धीरे गायब हो जाती हैं। तो वो गायब कैसे हो रही हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिकम्पोज़र के द्वारा। डिकम्पोज़र्स जो होते हैं वो अपना क्या करते हैं, डिकम्पोज़ करते रहते हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम्पल्स कौन-कौन हो सकते हैं, दैट इज़ द फंगस हो सकता है और इसके बाद बैक्टीरिया हो सकता है, राइट? इसके बाद है स्कैवेंजर्स और डिट्रीवर्स। ये ऐसे होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक के डेड जो बॉडीज़ होती हैं उन पे क्या करते हैं, खाते-पीते रहते हैं और उनको खा उनसे अपने फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, दे फीड्स ऑन कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब होता है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं। वल्चर, गिद्ध जो है बेसिकली एग्जांपल किसका, दैट इज़ द डिट्रीवर्स का या स्कैवेंजर्स का। सो ये कुछ लेवल था, कैटेगरी थी आपके इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेन्स होते हैं उनके बारे में। इस टाइम पे हम लोग देखेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल बेसिकली एक ऐसा बैरियर है, एक लेवल है जो कि अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग क्लास ऑफ ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। सबका अलग-अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होता है। सब अलग-अलग तरीके से क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और सभी लोगों के एनर्जी का लेवल अपना क्या होता है, अलग-अलग होते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल के बारे में मतलब आप कह सकते हैं लेवल एट व्हिच ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर फूड। एक ऐसा लेवल जहाँ पे ऑर्गेनिम्स पर्टिकुलरली उस लेवल का क्या करेगा, अपने फूड को ऑब्टेन करेगा। तो सभी ट्रॉपिक लेवल के जो ऑर्गेनिम्स होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग-अलग होता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग-अलग होगा। तो उसके बेसिस पे सिस्टम में क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं। ईस्ट ट्रॉपिक लेवल है, स्पेसिफिक मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, राइट? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रॉपिक लेवल का और क्या रिलेशन है। ये आप देखिए यहाँ पे ये ट्रॉपिक लेवल है। जैसे सपोज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका एक ट्रॉपिक लेवल है। तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, प्रोड्यूसर्स रहता है, मीन्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनको आप ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं और ये किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे फर्स्ट लेवल पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट लेवल पे कौन रहेगा, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स में क्या कर सकते हैं, क्रॉप प्लांट सकते हैं, ट्री आ सकते हैं, ग्रास सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं, सन की लाइट से एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे और यही इस पूरे इकोसिस्टम में जितने भी आपके ट्रॉपिक लेवल होंगे फर्दर सभी को एनर्जी देने का काम कौन करेगा, प्रोड्यूसर्स ही करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के मेंबर होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं और इनके पास एबिलिटी होती है कि फूड से क्या करेंगे, एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में एनर्जी से क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। जैसे जैसे आप
ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी का लेवल क्या होता है, घटता जाता है। इसके लिए एक रूल दिया गया जिसको आप बोलते हैं 10% लॉ। ये लॉ आपको यही बताता है कि जितनी भी एनर्जी इस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में होगी, उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% आपका कहाँ पे जाएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा। इसका 10% कहाँ पे जाएगा, आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा। इसका 10% कहाँ पे जाएगा, आपका फोर्थ वाले ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। इसका 10% कहाँ पे जाएगा, आपका फिफ्थ वाले ट्रॉपिक लेवल पे पाया जाएगा। तो जितने भी सक्सीडिंग ट्रॉपिक लेवल होंगे, उन सारे ट्रॉपिक लेवल पे अपने से प्रीवियस वाले का सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही क्या होगा, जाएगा, राइट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर सनलाइट्स को एनर्जी को ट्रैप करके इसने जो भी फूड बनाया, इसके पास जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, मान लीजिए क्या है, 100% हो गई। तो इस 100% का 10% कहाँ पे जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। तो 10% यहाँ पे गया, तो 10% का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। अब इस 10% जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस 1 का 10% जाएगा, क्या जाएगा, ये हो जाएगा। इसका 1% जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो आपका ट्रॉपिक लेवल है, सबसे जो टॉप पर होंगे, मीन्स यहाँ पर होंगे, उनके पास हमेशा सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी। क्या होगी, लोएस्ट एनर्जी होगी। जबकि सबसे बॉटम पे मीन्स फर्स्ट वाले जो होंगे, उनके पास एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगा। मतलब प्रोड्यूसर्स को आप बोल सकते हैं कि उनके पास एनर्जी लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। टॉप कॉर्निवोरस जो होंगे, उनके पास एनर्जी लेवल क्या होगी, कम होगी। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लेवल पे कौन आया, प्रोड्यूसर्स आए। सेकंड टॉपिक लेवल पे कौन आएगा, दैट इज द कंज्यूमर्स आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स का क्या बोलते हैं, दैट इज द हर्बीवर्स बोलते हैं, ग्रास हॉपर, बी, एंट एंड बटरफ्लाई। थर्ड वाले टॉपिक लेवल पे कौन आएगा, दैट इज द कार्निवर्स आएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स इनको बोला जाता है, जिसपे रैट, स्पैरो एंड फ्रॉग है। एंड फोर्थ वाले पे कौन आएगा, दैट इज द टॉप कॉर्निवर्स आएंगे, इसको क्वार्टरसरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। इससे ज़्यादा क्वार्टररी कंज्यूमर जो होते हैं, इनके मैक्सिमम मैक्सिमम जो आपके ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उसमें चार मतलब जो फूड चेन होती है, उसमें चार आपके ट्रॉपिक लेवल पाए जाते हैं। क्योंकि उसके बाद एनर्जी ज़्यादा बचती नहीं है, तो उसके बाद ज़्यादा जितनी एनर्जी बचती है, उस एनर्जी को सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट नहीं मानी जाती है। तो बेसिकली अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कभी भी जो भी आपके इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उनका नंबर हमेशा मैक्सिमम 4 तक ही क्यों रहता है, मतलब 5 से ज़्यादा या 5 मैक्सिमम में क्यों दिखाई देने को नहीं देता है। तो उसके लिए आप रीज़न क्या बता सकते हैं? रीज़न आप यही बता सकते हैं कि एक से दूसरे मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो कितनी होगी, 10% होगी, राइट? तो ऐसा करते-करते आपका 4th या 5th लेवल पर पहुँचने के बाद आप देखिए यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप याद रखिए कि 100 का 10% 10 हुआ, 10 का 10% 1 हुआ, 1 का 10% 0.1 हुआ, 1 का 0.1 हुआ। अब इतनी छोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी में इतने छोटे अमाउंट ऑफ एनर्जी में बेसिकली इस लेवल पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिज़्म होगा, उसकी बॉडी बड़ी होती है, उसके रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं। तो वो एनर्जी का जो डिमांड है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। दैट इज़ व्हाई फूड चेन में या आप बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक लेवल में लेवल हमेशा 4 तक ही रहता है, या 4 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा दिखाई आपको नहीं देता है। उसके पीछे का लॉजिक आप ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन था ट्रॉपिक लेवल में और उनके नेचर के बारे में और उनका क्या रोल होगा। तो आपने देखा कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन पाया जाता है, प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, इनको क्या ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे हर्बीवर्स पाए जाते हैं, इनको क्या प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कार्निवर्स पाए जाते हैं, इनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। फोर्थ टॉपिक लेवल पे टॉप कॉर्निवर्स पाए, जिनको आप टर्सरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल का और उनके नंबर का और उनके नेचर का क्या रिलेशन है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको यही बताता है। फर्स्ट टॉपिक लेवल पे हमेशा कौन आएगा, दैट इज द प्रोड्यूसर्स, और उनका नेचर कैसा होगा, दैट इज द ऑटोट्रॉफ्स, राइट। सो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फीचर्स क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। स्पीशीज़ कंपोजिशन, एक किसी भी इकोसिस्टम में कई सारे वैराइटीज़ के स्पीशीज़ पाए जाते हैं। आपके बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हो सकती है, फंगस की हो सकती है, प्लांट्स के हो सकते हैं, एनिमल्स के हो सकते हैं, माइक्रोब्स के अब और भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम का ये फीचर होता है कि उसके पास कई सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं, स्पीशीज़ के कंपोजिशंस वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशंस बताता क्या, दैट इज इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब इकोसिस्टम में एनवायरमेंटल कंडीशंस का फेवर होना बहुत ज़रूरी है, और उसका फेवरेबल होना उस इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा कंपोजिशंस होगी आपके स्पीसीज़ का, उतना ज़्यादा उसका कंडीशंस क्या सूटेबल होता है।
तो आप किसी इकोसिस्टम के सूटेबिलिटी को, स्ट्रैटिफिकेशंस के नंबर को आप जान सकते हैं कि वहाँ पे कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा या डाइवर्सिटी होगी ऑर्गेनिज्म का, उतना अच्छा वहाँ का क्या है कंडीशन होगा, और जितना अच्छा कंडीशंस होगा उसको आप स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से बोल सकते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है दैट इज़ द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और जितना फेवरेबल कंडीशंस होगा उतना ही ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन वहाँ पे क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट है टॉपिक स्ट्रक्चर्स। तो टॉपिक स्ट्रक्चर्स का जस्ट अभी आपको बताया मैंने कि हाँ, किसी भी इकोसिस्टम में मैक्सिमम 4 या 5 टॉपिक लेवल आपके हो सकते हैं। उनके पीछे का रीज़न जो है आपको बता दिया गया कि क्यों ऐसा होता है। तो टॉपिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अलग-अलग टॉपिक लेवल पे कौन-कौन से ऑर्गेनिज़्म आपके पाए जाते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि फूड चेन कौन-सा है, जैसा फूड चेन रहेगा वैसे आपके ऑर्गेनिज़्म वहाँ पे पाए जाएँगे। नेक्स्ट है स्टैंडिंग क्रॉप। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इन इट्स डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जो भी अलग-अलग ट्रॉपिक लेवल आपने देखे, जैसे अभी आपने जस्ट नीचे पिछले स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे आपके अलग-अलग क्या थे, ट्रॉपिक लेवल थे। पहला था, दूसरा था, तीसरा था और चौथा था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक किसी भी ट्रॉपिक लेवल में डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जो लिविंग मैटर का अमाउंट है उसको आप बेसिकली, लिविंग मैटर का मतलब कि दैट इज द बायोमास। बायोमास का जो अमाउंट है उसको आप बोलते हैं दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप। नेक्स्ट है स्टैंडिंग स्टेट्स, द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द प्लांट ऑफ एन इकोसिस्टम। मतलब किसी इकोसिस्टम के प्लांट के ग्रोथ मीडियम में जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और जो कि इनऑर्गेनिक के फॉर्म में हैं, उनको आप स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। So these are the features of the ecosystem. Now we will move on the functions of ecosystem. Function of ecosystem में आपको यहाँ पे पढ़ना है दैट इज द प्रोडक्टिविटी। तो जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनका जो प्रोडक्शन होता है उनको कलेक्टिवली मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका एनर्जी फ्लो, तीसरा आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है, आपका डिकम्पोजिशन। ये चार आपके क्या है फीचर्स होते हैं, मीन्स फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम के। प्रोडक्टिविटी दिखाता है, एनर्जी का फ्लो करता है, और न्यूट्रिएंट का साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है, जैसे नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, वाटर का, या फिर आपके फास्फोरस का। इन सब का साइक्लिंग करने के लिए भी इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी का फ्लो होना मतलब कि एक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म से दूसरे इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, दैट इज इकोसिस्टम का है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जितना भी आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके द्वारा कितनी एनर्जी और कितना बायोमास जनरेट किया जा रहा है, उसको भी बेसिकली बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है क्या है, इकोसिस्टम ही माना जाता है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज द प्रोडक्टिविटी के बारे में डिटेल में, कि प्रोडक्टिविटी आपको क्या कहता है और क्या इसका मीन होता है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है, एक टर्म है जो कि बताता है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शंस पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। मतलब कि एक फिक्स एरिया में, राइट, एक फिक्स एरिया में फिक्स टाइम पर कितना बायोमास का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके रेट को, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक एरिया है और यहाँ पे हर एक घंटे में मान लीजिए कि 5 kg क्या हो रहा है पर आवर्स में सिंथेसिस की जा रही है, राइट। तो आप ये इसका रेट निकल कर के आएगा। तो रेट जो होगा बायोमास के प्रोडक्शन का किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, यूनिट टाइम पर कितना रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके रेट को आप बोलते हैं दैट इज द प्रोडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसको पी से क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी के कई टाइप्स हैं। नंबर पहला दैट इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, rate at which energy is trapped or biomass synthesized by the producers per unit time per unit area by the process of photosynthesis। किसी भी एक एरिया में जो भी आपके ऑटोट्रॉप्स हैं, उन ऑटोट्रॉप्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से एक फिक्स टाइम में, मतलब कितना यूनिट टाइम में कितना एनर्जी किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है, या उस एनर्जी को ट्रैप करने से बायोमास आपका बनाया जा रहा है, उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से बोलते हैं। तो जिस रेट से किसी भी
इकोसिस्टम में एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे यूनिट टाइम में कितने रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है या बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी रेट को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। तो ग्रॉस का मतलब होता है दैट इज द फायदा फायदा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर्ड और द टोटल बायोमास मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इन देयर फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब यहाँ पे आपको बताया गया कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि किसी भी इकोसिस्टम में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप की गई या बायोमास आपका प्रोड्यूस किया गया, उसको आप बोलते हैं दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। याद रखिएगा, यहाँ पे रेट की बात कर रहा है, यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा है। रेट और अमाउंट में डिफरेंस होता है। किस रेट से सिंथेसाइज हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 5 किलो पर आवर, तो अगर 10 घंटे अगर चलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 = 50 केजी हो जाए, ये आपका अमाउंट होगा। लेकिन रेट इसकी कितनी है, 5 है। तो प्राइमरी का मतलब होता है कि किस रेट से एनर्जी ट्रैप की जा रही है। ग्रॉस का मतलब होता है कितना अमाउंट आपका एनर्जी ट्रैप किया जा रहा है, कितना अमाउंट ऑफ बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है एक यूनिट टाइम पे, एक यूनिट एरिया में, किसके द्वारा, ऑटोट्रॉप के द्वारा। इसके बाद है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप एनपीपी के नाम से जानते हैं। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। किसी भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है कि स्टोर वही होगा जो उसके लिए एक्स्ट्रा होगा, जो उसके लिए काम की चीज़ें होंगी, मतलब जितनी एनर्जी उसको चाहिए होगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, पहले वो यूज़ कर लेगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या करेगा, वो स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेट प्रोडक्टिविटी इज लेस दैन, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस दैन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द प्रोडक्टिविटीज इन देयर ओन रेस्पिरेशंस पर यूनिट टाइम। तो नेट जो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली हमेशा प्राइम प्रोडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपना जो रेस्पिरेशंस की प्रोसेस होती है, वो रेस्पिरेशंस की प्रोसेस में भी एनर्जी क्या करता है, यूज करता है, राइट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। तो जितनी उसके द्वारा एनर्जी खर्च की जाएगी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, उस एनर्जी को माइनस कर देने के बाद जो बची वैल्यू बचेगा वो हमेशा क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो आप ये समझिए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, रेट हो गया। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, अमाउंट हो गया। नेट का मतलब क्या हो गया, खर्च होने के बाद जो चीज़ बची हुई है। तो नेट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस आएगी एज कम्पेयर टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो वैल्यू होगा उसमें से माइनस आप किसको करेंगे, दैट इज द रेस्पिरेशन में यूज किए जाने वाले एनर्जी को। क्योंकि वो ऑर्गेन को अपना सर्वाइव करने के लिए रेस्पिरेशन तो करना पड़ेगा, दैट इज़ वाई वो एनर्जी क्या करेगा, यूज़ करेगा। तो उस एनर्जी को आप माइनस कर देंगे, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बचेगा उसको आप बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जी पी पी माइनस आर, जहाँ पे आर क्या होगा, दैट इज द रेस्पिरेशन। जी पी पी का मतलब होगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एन पी पी का मतलब होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट का मतलब हुआ फ़ायदा, एक्चुअल में फ़ायदा कितना हुआ एक यूनिट में, यूनिट टाइम में और एक यूनिट एरिया में। उसको निकालने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्राइम प्रोडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको निकालना पड़ेगा। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो चीज़ बनेगी उसको हम एनपीपी के नाम से जानते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एनपीपी, एनपीपी मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनपीपी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो भी एनपीपी का अमाउंट बनेगा उसको अफेक्ट करने के लिए कई सारे क्या हैं, यहाँ पे फैक्टर हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। नंबर पहला है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। किसी भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो प्रोड्यूसर्स के नंबर होंगे या प्रोड्यूसर्स की जो कैपेसिटी होगी, वो एनपीपी के नंबर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतना ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, और उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, एनपीपी का मतलब वैल्यू आएगी। तो फोटोसिंथेटिक जो कैपेसिटी होती है वो अफेक्ट करती है किसको, दैट इज द एनपीपी की वैल्यू की। नंबर दूसरा है सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी, लाइट का अवेलेबिलिटी होना।
लाइट ही अगर नहीं होगी तो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स का अमाउंट ज़्यादा होने के बावजूद भी आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो फोटोसिंथेसिस को होने के लिए लाइट का प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना क्या है, ज़रूरी होता है। तो ये भी फैक्टर है। दूसरा है टेम्परेचर, हीट का होना मीन्स मतलब जो भी आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होगा एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर वो टेम्परेचर अगर नहीं मिलता है तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आपका वो प्रोसेस नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट नंबर है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, राइट, और पोटेशियम है, ये सब है। और इन सब की न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अगर नहीं होगी तो आपका फोटोसिंथेसिस की रेट आपका कम हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस की रेट अगर कम हो जाएगी तो बेसिकली वहाँ पे न्यूट्रिशंस की अवेलेबिलिटी भी कम है, और न्यूट्रिएंट सही तरीके से नहीं मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाती है। सॉइल मॉइस्चर्स, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए सॉइल का मॉइस्चर अच्छे से होना ज़रूरी है। अगर सॉइल मॉइस्चर अगर आपको कम होता है तो भी दिक्कत होगा, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगा। तो दीज आर द फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टर ऑफ द एनपीपी। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि एनपीपी को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एनपीपी इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से सवाल आके बनते हैं कि ऑर्डर दे दिया जाएगा या पूछा जाएगा कि हाईएस्ट एनपीपी मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस में पाई जाती है, ये आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे ऑर्डर मैंने बनाया हुआ है। नंबर पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा एनपीपी की वैल्यू। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इनके पास सेकंड नंबर पे होगा। इसके बाद है टेम्परेट डिसीडियस, और उसके बाद टेम्परेट कॉनिफॉर्स। इसके बाद है टेम्परेट ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ये सब आपके क्या है, ऑर्डर है एनपीपी के प्रोडक्शन के बारे में। सबसे हाईएस्ट किसके पास है, रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और सबसे लोएस्ट किस में, दैट इज द डेजर्ट में। ओके, लॉजिक पॉइंट, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और इकोसिस्टम, सॉरी, टेरेस्ट्रियल एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है तो आप क्या बताएंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बन रहा है वो टेरेस्ट्रियल में बन रहा है या आपका पॉन्ड से बन रहा है, मतलब एक्वेटिक में बन रहा है, इसके लिए आंसर क्या करेंगे आप लोग। तो मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोगों के पास आंसर होगा कि जैसा कि हमको पता है कि 75% पूरा का पूरा हमारा क्या है, वाटर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सारे वाटर में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। सो डेफिनेटली आंसर क्या आना चाहिए, पॉन्ड इकोसिस्टम। और अगर ये आपका आंसर हुआ तो बेसिकली क्या होगा, गलत हो जाएगा, राइट। गलत कैसे होगा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे लॉजिक पॉइंट आपको ये बताता है। टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज लेस देन 50% ऑफ टेरेस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। सबसे पहली बात कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जितना भी आपका प्रोडक्टिविटी हो रहा है उसके कंपैरिजन में एक्वाटिक इकोसिस्टम में 50% की कमी आई है, 50% कम बनता है, राइट। और जबकि जो स्पेस है, जो एरिया है, वो आपका ओशियन जो है वो ज़्यादा कवर करता है, 3 टाइम्स मोर। मतलब अगर ये आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर आपका क्या 25% है तो ये कितना होगा, 75%। 3 टाइम्स मोर एरिया कवर करने के बावजूद भी 50 गुना ज़्यादा क्या है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को करता है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं। आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। लिमिटिंग फैक्टर डिपेंड किस पे कर रहा है, फोटोसिंथेसिस पे, और इसके बाद न्यूट्रिएंट पे। फोटोसिंथेसिस जो कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होता है, राइट। तो सी के अंदर में, मतलब कि समुद्र में, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, डेप्थ पे जाते हैं
तो रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और अगर इंटेंसिटी अगर कम होती है तो नीचे की तरफ पाए जाने वाले जितने भी पौधे होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, वो कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। दूसरा, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है जो कि आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इस नाइट्रोजन का भी जैसे आप अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे कमी आती है। तो नाइट्रोजन की कमी होना प्लस रेडिएशन की कमी होना, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि इस स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं कि 50% आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो गेहूँ हैं, उनकी मात्रा 50% ज़्यादा है। या गेहूँ है या कोई भी अनाज है या कोई भी प्रोडक्टिविटी है या कोई भी बायोमास है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द दैट इज़ द ओशन वाले की। तो हम बात यहाँ पे सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। गेहूँ एक टर्म ऐसा यूज़ हुआ, बट गेहूँ का कल्चर नहीं है, यहाँ पे बायोमास का है। तो कितना बायोमास आपका बन रहा है और उसके लिए क्या फैक्टर है, ये आपको यहाँ पे दिया गया। तो लॉजिक पॉइंट होपफुली आपने समझ लिया होगा कि क्यों नॉर्मली सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली लगा कर आएंगे क्या, दैट इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे ग्रीन प्लांट भी ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे रेडिएशन प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाता, क्योंकि रेडिएशन जैसे जैसे नीचे तरफ जाता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। और ऐसे ही नाइट्रोजन जो कि एक न्यूट्रिएंट है, नीचे तरफ इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। सो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड decrease in radiation intensity of light while moving inside the sea, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते। सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रीजन क्या है ये आप देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज द ड्यू टू द लाइट एंड न्यूट्रिएंट, लाइट और न्यूट्रिएंट की वजह से ऐसा होता है। तो आपने देखा कि इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनका क्या क्लास है, दैट इज द किस तरीके से पाए जाते हैं, उसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी है फंक्शंस में, वो प्रोडक्टिविटी आपको क्या बताता है और उसका क्या मीन होता है, प्राइमरी का, ग्रॉस का, एंड फिर इसके बाद आपका दैट इज द नेट का और प्रोडक्टिविटी का। तो उसके लिए आपको लॉजिक यहाँ पे दिया गया कि समंदर में और टेरेस्ट्रियल में कितना बड़ा ज़्यादा आपका फ़र्क होता है। Next is secondary productivity, rate at which organic matter is built up by consumers or that is the herbivores. तो कंज्यूमर्स एंड हर्बीवर्स के द्वारा जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या किया जा रहा है, बन रहे हैं, उनको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिव के नाम से जानते हैं। रेट एट विच ऑर्गेनिक मटेरियल इज बिल्ड अप बाई कंज्यूमर्स एंड हर्बीवर्स, हर्बीवर्स और कंज्यूमर्स के द्वारा जिस रेट से ऑर्गेनिक मटेरियल का बिल्डिंग हो रहा है, मीन्स बनना हो रहा है, मीन्स बन रहे हैं, उनको हम बेसिकली सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड के स्पीसीज जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। इंटरेक्शन आपका दो तरीके से हो सकता है कि दोनों के दोनों आपस में बहुत बेनिफिट करते हों, दैट इज द बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकता है, या आपका ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि बेसिकली जो भी पॉपुलेशंस में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें इंटरेक्शन दो तरीके से हो सकता है। या तो उनमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि आपस में जुड़ेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, और या तो फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब वो अगर जुड़ते हैं, मतलब अगर इंटरेक्ट होते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, और या तो क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन से पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शंस। सो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शंस ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मतलब एक ही पॉपुलेशन से पाए जाने जो दो दो जो आपके डिफरेंट स्पीसीज हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है, उनके इंटरेक्शंस की वजह से आपका क्या होता है, ये टर्म बनता है। सो दे कुड बी, जब कौन कौन, दो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही पॉपुलेशन के हैं, अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेनिफिशियल मीन्स पॉजिटिव, डेट्रीमेंटल मीन्स नेगेटिव, न्यूट्रल मीन्स जीरो। तो ये तीन तरीके के आपके साइन हैं, और इन तीनों तरीके के साइन के बेसिस पे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेक्शंस है, स्पीसीज ए है, स्पीसीज बी है, और यहाँ पे इंटरेक्शंस का टाइप है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा है जहाँ पे दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। कंपटीशन, दोनों आपस में लड़ेंगे, एक किसी सेम कॉमन चीज़ के लिए लड़ेंगे, दोनों का क्या होगा, नुकसान होगा, मतलब माइनस में जाएंगे। प्रीडेटर्स, जहाँ पर आपका एक कोई शिकार होगा, एक शिकारी क्या करेगा, खाएगा, तो वहाँ पे स्पीसीज ए जो होगी, मतलब वो प्रेडेशन होगा, तो ये आपको क्या करेगा, फायदेमंद होगा। बाकी स्पीसीज बी जो होगी वो क्या होगा, नुकसान, जिसको उसकी प्रे किया मीन्स खाया जाएगा।
इसके बाद है पैरासिटिज़्म। तो पैरासिटिज़्म का मतलब होता है कि पैरासाइट्स के रूप में रहना। वहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, बी जो होगा वो क्या होगा, हार्म होगा, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचाएगा उसको। कॉमर्शियलिज़्म जहाँ पे आपका एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ ए को तो क्या होगा, फ़ायदा होगा, लेकिन उस वाले को ना तो फ़ायदा होगा ना तो नुकसान होगा। इसके बाद एमेंसलिज़्म है, जहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें नुकसान होगा एक को और दूसरे वाले को कोई भी फ़ायदा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये आपके साइन बड़े इंपॉर्टेंट है। साइन से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैच कराने के लिए आपको दिया जाता है कॉलम ए, कॉलम बी से, और ये इस तरीके का ये भी दिया रहेगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो इकोलॉजी में पिरामिड्स को लेकर के कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और ये बताता है नंबर को, एनर्जी को, बायोमास को लेकर के। तो देखते हैं कौन कौन से पिरामिड्स है। नंबर पहला पिरामिड ऑफ नंबर, मतलब कि जो भी इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उन पे जो भी ऑर्गेनिम्स होते हैं या उनके जो नंबर्स होते हैं, उनको लेकर के बनाया गया जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द पिरामिड ऑफ नंबर के नाम से जाना जाता है। इसका प्रॉपर्टी है कि ये अपराइट भी हो सकता है, मीन्स बेस पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस तरफ क्या होगा आपका, कम होगा। ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब कि आपका बेस पे क्या होगा, कम होगा, और इस तरीके से क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो ऐसे दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर का अपराइट का, जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि प्रोड्यूसर्स का नंबर आपका क्या है, कम है। और इसके चूँकि नंबर की बात हो रही है, तो नंबर आपके यहाँ बढ़ते जाएंगे। हार्डली उसका नंबर उससे ज़्यादा होगा, मतलब कि उससे कम होगा। फिर इसका कॉर्डिनेट उसका कम होगा, टॉप कॉर्डिनेट उसका और भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे ऊपर तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका क्या होगा, नंबर इनका जो होगा वो कम होता जाएगा। और अगर हम इन्वर्टेड की बात करें तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा कि प्रोड्यूसर्स आपके क्या होंगे, बहुत कम होंगे, जबकि ऊपर वाले जो ऑर्गेनियम होंगे उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बड़े जो पौधे होते हैं उन पे कई सारे बैक्टीरिया आकर के क्या करते हैं, कई सारे जो भी ऑडियंस होते हैं वो आकर क्या करते हैं, अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो प्रोड्यूसर्स है, मीन्स ट्री है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स में क्या होगा, मान लीजिए एक ट्री है। अब एक ट्री पे कई सारे बर्ड्स क्या करेंगे, रह सकते हैं, और कई सारे बर्ड्स के ऊपर या बर्ड्स पे क्या उसके पैरासाइट्स रह सकते हैं, मीन्स बग्स रह सकते हैं। एक बर्ड्स पे कई सारे बग्स रह सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे फिशेस हैं जो कि हाइपर पैरासाइट्स होते हैं। तो जैसे-जैसे ऑर्गेनिज्म का लेवल बढ़ रहा, मतलब घट रहा है, छोटे-छोटे हो रहे हैं, उनकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे काइंड के इन पिरामिड्स को हम बेसिकली इन्वर्टेड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे बेस पे क्या हो, नंबर कम हो, और टॉप पे नंबर क्या हो, आपका ज़्यादा हो। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, आपका अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। इसके बाद आपका आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के लिए भी आपका सेम कॉन्सेप्ट है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो दोनों को आप देख लीजिए कि जहाँ पर आपका प्रोड्यूसर्स का मास क्या हो, आपका ज़्यादा हो, और कंज्यूमर का मास क्या हो, आपका कम हो। मतलब आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो नंबर दिखा रहा है, ये आपको क्या क्या दिखा रहा है, लेस नंबर या लेस बायोमास। और ये क्या है आपका, हाई बायोमास। 100 kg, 100 kg, 110 kg और 1 kg, राइट। तो ये वाले को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दैट इज अपराइट बोलते हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो अपराइट है। इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग जो नंबर है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स का कम है, हार्डली उसका ज़्यादा है, प्राइमरी का यूनिवर्स ज़्यादा है, सेकेंडरी का यूनिवर्स का और भी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे इनका मास आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनको आप क्या बोलेंगे, दैट इज़ द ये इन्वर्टेड फॉर्म है। तो बायोमास का मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में टोटल जो ऑर्गेनिक मास है, वेट है, उसको मेजरमेंट किया जाए। तो जब ये देखा गया कि कुछ कुछ इकोसिस्टम होते हैं जहाँ पे कि इनका अपराइट होता है, कुछ कुछ इकोसिस्टम होते हैं जो कि आपके डाउनवर्ड मीन्स इन्वर्टेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा आता है आपका, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में कहीं पे भी, किसी भी केस में भी आप एनर्जी को हमेशा क्या होगा, अपराइट फॉर्म में ही पाएंगे, इन्वर्टेड फॉर्म में नहीं पाएंगे। तो इसमें इसके पीछे का लॉजिक ये है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जब आप नीचे से ऊपर तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, 10% ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कितना, 10%। तो 10% ही जब ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा ये क्या होगा, दैट इज अपराइट ही होगा। यहाँ पे इन्वर्टेड होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकेंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक लेवल, फोर्थ लेवल, एन ऑफ एक्स। तो जैसे जैसे आप ऊपर तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यहाँ पे सबको एग्जाम्पल भी दिया गया कि ग्रीन प्लांट्स हैं, हैप्पीवर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इकोलॉजी का
जिसमें आपने पढ़ा कि आपके जो इकोसिस्टम के कौन-कौन से पार्ट होते हैं और उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी क्या कैटेगरी होती है और एज़ वेल एज़ उनका क्या रोल होता है, फूड ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं और पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम क्या कहलाता है। तो आपसे कई बार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और स्टडी पे आप फोकस करते रहिए। और कहीं भी अगर आपको सी एस आई आर के प्रिपरेशन में कहीं भी कुछ दिक्कत अगर होती है तो आप उसको पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं।